नमस्कार मित्रों, भारतीय वनिनी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जिन्हें जान लेने से गरीबी आपको कभी छू भी नहीं सकती। आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण 8 बातें जिन्हें यदि कोई मनुष्य जान लेता है, सुन लेता है, तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। मित्रों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक तोता पक्षी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहते थे। तोता पक्षी की पत्नी बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की पक्षी थी। वह हमेशा अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक दिन नदी किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए तोता पति की पत्नी ने पूछा, हे प्रिय, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे प्रिय, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। मित्रों, तब तोता पति अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? ये सुनकर पत्नी कहती है, हे प्रिय, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार तोता पति अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन करके तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपने रिश्ते किस प्रकार निभाने चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज इस कहानी में ये जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किन कारणों से मनुष्य गरीबी को प्राप्त होता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य गरीबी की दलदल में फंसता जाता है। प्रिय, ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने को मिलेंगे। आज की यह कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलेंगी। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपने गरीबी के दिनों को बड़े आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय, आज की इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यान लगाकर सुनना। तब तोता पत्नी कहती है, प्रिय, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी कहना आरंभ करो। मैं पूरे ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई उन 8 बातों को अपने जीवन में जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार तोता पति कहानी कहने लगता है और पत्नी कहानी सुनने लगती है। तोता पति कहता है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान ने अपने पुत्र का नाम राजू रखा और पुत्री का नाम सुधा रखा। इधर धीरे धीरे राजू और सुधा बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और उनकी आयु विवाह योग्य हो जाती है, तो किसान के लिए अपने बच्चों को विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान अपने किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वे अपनी बेटी सुधा का विवाह कर देता है। इस प्रकार सुधा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और इधर बेटी को विदा करने के बाद वो किसान अपने पुत्र के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद तोता पति अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है।
परमात्मा न जाने कब किसके अमीर बना दे और कब किसको गरीबी दे दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है और पिता के इलाज में लग जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपने विवाह करके अपने घर गृहस्थी बसा लो। मित्रों, अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राजू एकदम चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो वह अपने पिता के इलाज में पहले ही लगा चुका था। फिर वह कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राजू अपने पिता की पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राजू का घर खेत पिता की बीमारी में और पिता के इलाज में पहले ही बिक चुका था। जो भी कुछ बचा था वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राजू एकदम से ही बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब राजू एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर राजू की बहन सुधा, जिसका विवाह धनी व्यापारी से हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है और मन में सोचने लगती है, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से सुधा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। न तो सुधा अपने भाई को कभी अपने ससुराल बुलाती है और न कभी भी अपने भाई के घर जाती है। सुधा के भाई राजू को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए राजू भी अपने बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस तरह से सुधा तो बड़े ऐसो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है, परंतु इधर राजू मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिनों को काटने लगता है। मित्रों, तोता अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ सालों के गुजरने के बाद एक दिन राजू की बहन सुधा की लड़की की शादी तय हो जाती है। लेकिन राजू की बहन सुधा अपने भाई के लिए किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता राजू को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर राजू बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और यह बात अपनी पत्नी वीणा को बताता है और कहता है, हे प्रिय, मेरे बहन के बेटे की शादी है।
हम सभी को मेरे बहन के घर चलना है। जब यह बात राजू की पत्नी को पता चलती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो वह भी यह बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननंद के घर तो जाऊंगी, उससे मिल तो आऊंगी। यह सब सोचकर वह बड़ी खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, हे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ, क्या हमारी ननंद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर राजू बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर राजू अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का बेटा ही ना। तब वीणा अपने पति से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननंद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां नहीं जाना चाहिए। राजू अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, सुधा के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता का पर्चा हमारे पास तक न पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई सोच विचार में मत पड़ो और बच्चों को लेकर तैयार हो जाओ। मेरे साथ तुम बहन के घर को चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर वीणा कहने लगती है, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राजू कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला सुधा के ससुराल चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कह करके राजू घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर तोता अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, राजू बहुत ही गरीब हो चुका था, उसके पास भात के वस्त्र खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन सुधा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपने बहन के ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते राजू को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी सुधा की जेठानी की नजर राजू पर पड़ती है। वह राजू को पहचान लेती है और राजू को देखने के बाद सुधा की जेठानी जाकर के सुधा को बताती है, हे सुधा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब सुधा इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर सुधा गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर राजू अपनी बहन सुधा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राजू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद सुधा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हारे पास आखिर न्योता किसने भेजा था जो तुम यहाँ चले आए? तब राजू कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुन करके सुधा कहने लगती है, हे भाई,
तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचते। अपनी बहन सुधा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब राजू अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जिठानी तुम्हें ताना न मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने का इतना बुरा लगेगा, तो मैं दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के लिए उसकी देवरानी जिठानी ताना मारेंगी। राजू की इन बातों को सुनकर सुधा का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। तब वो राजू से कहने लगी, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी और लोग कहेंगे सुधा का भाई तो भिखारी है। और रही भोजन की बात, तो भोजन जब बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। राजू कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजा के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो। मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब सुधा अपने भाई के कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। मित्रों, इतनी कहानी सुनाकर तोता चुप हो जाता है। तब तोता की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ। इस कहानी में आगे क्या होता है? तब तोता कहानी आगे कहता है और बोलता है, हे प्रिय, उधर राजू उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपने बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरी माँ का जाया भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है, मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। मित्रों, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रोहन झटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहन अपनी बहन के लिए दरवाजे से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। इस तरह से उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े राजू को 3 दिन बीत जाते हैं। इधर राजू सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना रहने पर मेरी बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? राजू इधर सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से सुधा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब राजू के कानों में सुधा की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। राजू अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। तब सुधा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है, तो वो दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर राजू को देखकर चौंक जाती है और राजू से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? राजू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जब सुधा की जेठानी दोबारा पूछती है तो राजू इस बात को छुपा लेता है। वो झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था।
तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद राजू घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है। इधर अपने घर की सीट लगा लेता है और 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा राजू अपने घर के लिए पैदल चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता नहीं चली जा रही थी। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगा। जैसे ही राजू का सिर चकराता है वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ राजू को गिरने से पहले ही राजू को संभाल लेती हैं। मित्रों, जब कुछ घंटे बाद राजू को पुनः होश आता है तो राजू स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के बाद राजू खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद तोता थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद तोता अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाने लग जाता है। तोता आगे कहता है, हे प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राजू लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर राजू की पत्नी वीणा रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति करती थी। इसलिए जब राजू चक्कर खाकर गिरने वाला होता है उसी समय पर तत्काल देवी प्रकट होकर राजू को संभाल लेती हैं और राजू का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब राजू को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे हो? तब राजू बताता है, हे माँ, मेरी भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपने बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ राजू से कहती हैं, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राजू कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा, यदि तुम अपने बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू उसके बाद उस बूढ़ी माँ अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राजू के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद बूढ़ी माता कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचों में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा कहने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। इस प्रकार बूढ़ी माँ की इन बातों को राजू सुनता है तो बात मान करके बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। राजू वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में राजू उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। तब बूढ़ी माँ राजू से कहती हैं, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ राजू को 8 बातें बताती हैं। 8 बातें सुन करके राजू अपने घर के लिए चल देता है।
जब राजू फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो राजू के छोटे छोटे बच्चे और राजू की पत्नी राजू के पास आते हैं और पूछते हैं, पिताजी तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर राजू अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद राजू घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर राजू के जाने के बाद राजू की पत्नी जब थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। वीणा थैले में देखती है कि थैला पूरे सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब राजू की पत्नी अनार फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियां निकलती हैं। यह देखकर राजू की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राजू सोचने लगता है, मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लाने चाहिए थे। तब राजू अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसको बच्चों में बांट दो। तब पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर तो चलो, घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर वीणा अपने पति को पकड़ करके घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर वीणा राजू के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। वीणा कहती है, आखिर हमारी ननद ने तो हमारे भाग्य ही बदल दिए। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा राजू देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राजू अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन उन बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद तोता थोड़ा देर आराम करता है और फिर आगे अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार राजू को बहुत सारा धन मिल जाता है। राजू पहले की ही तरह अमीर बन जाता है और कुछ समय बाद राजू अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक आलीशान महल बनवाता है और बड़े ही शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राजू को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उधर जब राजू का महल तैयार हो जाता है तब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है। और एक दिन राजू की पत्नी वीणा अपने पति से कहती है, हे प्राण प्रिय, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को अपने घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पियर घूम जाएगी और इसी बहाने मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। राजू जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो राजू अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। इस बार राजू फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था। उसी समय सुधा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर वह दौड़ी दौड़ी सुधा के पास जाती है और सुधा से कहती है, हे सुधा बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर सुधा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल सुधा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सुधा इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि सुधा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं आया बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है,
तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर बड़ी ही सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर देखो तो सही। सुधा, जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है, तो अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का यकीन नहीं करती और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही सुधा ने अपने भाई के उस रूप को निहारा, तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर सुधा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगी, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र तक नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राजू की बहन सुधा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद सुधा अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर राजू कहने लगता है, बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। हे बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इतना सुनकर सुधा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर सुधा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राजू की बहन अपने पीहर पहुंचती है, तो अपने भाई की शान शौकत देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। सुधा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। उधर राजू की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है। 7 दिनों तक अपने पलकों पर बिठाकर रखती है। राजू की घरवाली वीणा को यह लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी नंद की वजह से हुआ है। अपनी नंद की मदद के कारण ही हम इस प्रकार इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि मित्रों, राजू ने कभी भी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब सुधा की वजह से नहीं, बल्कि देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, राजू की पत्नी वीणा इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर वीणा अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजू की बहन सुधा का ससुराल जाने का समय होता है, तो राजू की पत्नी वीणा अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर राजू घर से चला जाता है और राजू एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की कीमत लगेगी। तब राजू कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बना दो मेरी बहन जब भी इन जूतियों को पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद राजू मोची को वो 8 ज्ञान की बातें बताता है जो बूढ़ी माँ ने राजू को बताई थी। राजू मोची से कहता है, हे मोची भाई, अब ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार राजू बारी बारी से बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है और कहता है, बात ज्ञान की है कही, माना तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे कहत स्वयं को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप,
हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। दोष समय का दो नहीं, नहीं बनो मजबूर। कर्म साधना में जुटो, करो गरीबी दूर। मित्रों, राजू छठी बात इस प्रकार बताता है। वह कहता है, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब। भाग भरोसे बैठता, वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार। विजय होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार। मित्रों, राजू सबसे आखिरी बात बताते हुए कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब। धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर राजू मोची से कहता है, हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। यह 8 बातें वे जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मित्रों, तब तोता अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार राजू उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने और चांदी की जूतियां को पाकर सुधा का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसके बाद सुधा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर सुधा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो सुधा की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, हे सुधा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब सुधा अपनी देवरानी जेठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब सुधा जूतियों को पहन करके चल कर दिखाती है। जैसे ही सुधा उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब। धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब सुधा इन बातों को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके वह एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि सुधा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो सुधा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। वह कहती है, हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी सुधा की जेठानी उसे समझाने लगती है। कहती है, हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। इस तरीके से सुधा की जेठानी सुधा को 8 बातें बताती है कि हे सुधा, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है और उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूली के कार्यों में पैसा बर्बाद किया जाता है, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद उस पैसों से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशानी करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले लेती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं,
उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। 7वीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों को कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। 8वीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार सुधा की जेठानी सुधा के लिए ये 8 बातें बताती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं, हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। मित्रों, इधर तोता कहता है। इस प्रकार राजू की बहन सुधा एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। उसके समझ में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह थी ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूं। और आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।